मैनपुरी जनपद में भोगांव के ग्राम आलीपुर खेड़ा के श्री सुंदर वाटिका में चुनावी जनसभा के आखिरी दिन पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार कर जनता से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव के लिए वोट किए जाने की अपील की है। शनिवार को भोगांव में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने बताया कि समाजवादी राम राज्य है, भाजपा सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं कराया। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा गरीबों दलितों के साथ रहकर सभी समाज के लोगों का सहयोग किए जाने का काम किया है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री मानपाल सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री राम अचल राजभर, कुंवर देवेंद्र सिंह लोधी, पूर्व मंत्री लालजी वर्मा, विधायक रेखा वर्मा, पूर्व मंत्री आलोक शाक्य, पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले, नीतू लोधी, नवल किशोर शाक्य, हरीश लोधी, अभिलाख सिंह राजपूत, तिलक सिंह राजपूत, अजय लोधी, अमित लोधी, जीतू लोधी, राजेश प्रधान, आशु लोधी, सुदेश लोधी, आरपी सिंह, शिवम यादव आदि मौजूद रहे। देखिए भारत टीवी न्यूज की खास रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के संयोजक अभिलाख सिंह राजपूत जी को ब्लॉक प्रमुख, इस कार्यक्रम में संचालन कर रहे लोधी नीतू राजपूत, इस मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष आलोक शाक्य जी, मंच पर उपस्थित कुमार सिंह वर्मा जी, आशु वर्मा जी, सुदेश राजपूत, अजय राजपूत, तिलक राजपूत, कृष्णदास लोधी जी, हरिशंकर लोधी जी, बबलू पाल, नेम सिंह लोधी, माखन सिंह लोधी जी, राजेश लोधी, सोनू लोधी, शैलू पाल, सुबेदार सिंह राकेश, लगातार पिछले कई दिनों से लोगों के बीच में काम करने वाले उप मंत्री विधायक राम अचल राजभर जी, उप मंत्री विधायक लालजी वर्मा जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेता, इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और मुझे ये महसूस हो रहा है, वो मैं ये कह सकता हूँ आपके चेहरों को देख करके कि इस बार भोगांव की जनता इतिहास बनाने जा रही है। इतना उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है, ये लगता है कि अब विधानसभा को हम लोगों को गोद में लेना पड़ेगा। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भोगांव पीछे क्यों रहता था। ये हमारी कमी है, ये हमारी कमी है। बिल्कुल कन्नौज से जिसकी सीमा छूती हो वो पीछे कैसे रह सकता है। ये बहुत ही ऐतिहासिक धरती है। जिन हमारे साथियों ने इतिहास के पन्ने पलटे होंगे, मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में जाना होगा, वो जानते होंगे कि पंडित गैंदरलाल दीक्षित का कितना योगदान रहा है क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने से लेकर के शाहजहांपुर के हमारे बिस्मिल क्रांतिकारी और उनके साथ न जाने कितने हजारों की संख्या में जो क्रांतिकारी तैयार हुए थे देश को आजादी दिलाने के लिए। मैं आज इस मौके पर इस गांव में जब हूं तो उन तमाम क्रांतिकारियों को मैं याद करता हूं जिनकी वजह से हमारा देश आजाद हुआ है। और खासकर अलीपुर खेड़ा महान क्रांतिकारी स्वर्गीय दम्मीलाल पांडे की जन्मभूमि है। इसी मिट्टी में वो जन्मे और न केवल उनकी वजह से बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर के बड़ी संख्या में क्रांतिकारी लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं।
जो लोग मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में जानते होंगे, अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगा दी थी कि किस तरीके से पंडित गैंदालाल दीक्षित जी को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन उस समय अंग्रेज नाकाम रहे। और एक समय ऐसा भी आया था कि अंग्रेजों की पुलिस भागते भागते उन्हें यमुना के किनारे तक ले गए। जब उन्हें लगा कि शायद अब न पकड़े जा सकते हैं, तो गैंदालाल दीक्षित जी और बिस्मिल और उनके साथी यमुना में कूद गए। पुलिस के लोग फायरिंग करते रहे, अंग्रेजों के जो पुलिस थी फायरिंग करती रही, वो पानी से नहीं निकले। उन्हें लगा कि ये सब क्रांतिकारी शहीद हो गए हैं, लेकिन वो इतना पानी के अंदर तैर करके बाहर निकल गए। और उसके बाद जो संदेश दिया है, मैं समझता हूँ क्रांतिकारियों की लड़ाई 1857 के बाद जितने भी आंदोलन हुए, कहीं न कहीं हमारे जितने क्रांतिकारी मैनपुरी के रहे, जहां से शुरुआत हुई, गैंदालाल दीक्षित, पंडित दमीलाल पांडे का योगदान बहुत बड़ा है। आज मैं आपसे आखिरी दिन वोट मांगने आया हूँ। बहुत अच्छा था। लगातार हम लोग मैनपुरी में अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं। कुछ जगह हम पहुंचे हैं, हमारी पार्टी के नेता गांव-गांव गए हैं, और डिम्पल यादव जो प्रत्याशी वो भी कई जगह गए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि ये क्षेत्र नेताजी का रहा है, और आपने नेताजी को यहाँ पर से कई बार चुन करके भेजा है। यहाँ से लोकसभा जीते और लोकसभा जीत करके वो देश की बड़ी बड़े स्थानों पर रहे, बड़े बड़े पद पर रहे। और नेताजी के बारे में जो जानते होंगे वो ये जानते हैं, हमारे पुराने लोग और नए लोग भी, कि नेताजी किसी ऊंचाई पर पहुंचे होंगे, लेकिन अपने गांव, गरीब और किसान को कभी नहीं भूले। उनके लिए क्या हो सकता है, उनका जीवन कैसे बदल सकता है, उसके लिए लगातार वो कोशिश करते रहे। जो बड़े बड़े फैसले लिए उन्होंने, एक बार तो वो संघर्ष करते रहे, और जब मौका मिला उन्हें फैसला लेने का, जो हमारे पुराने किसान भाई और बुजुर्ग बैठे होंगे वो जानते होंगे, नेताजी पहले मुख्यमंत्री बने थे जिन्होंने किसानों का 10,000 कर्जा माफ किया था। आज हो सकता है 10,000 की कीमत कुछ ना हो, लेकिन अब से सोचिए 30 साल पहले वो 10,000 रुपए की कीमत क्या थी। उस समय किसान की हालत खराब थी, बड़े पैमाने पे किसानों के सामने संकट था। नेताजी जब मुख्यमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश में पहली बार किसानों का अगर कर्ज माफ हुआ था 10,000 का, तो नेताजी ने कर करके दिखाया। ये हमारे पुराने लोग ये भी जानते होंगे कि जब किसान और छोटा व्यापारी अपना कारोबार या अपनी फसल को लेकर के निकलता था, तो कई जगह उसे चुंगी देनी पड़ती थी, अपमानित होता था। किसान चुंगी से निकलता तो अपमानित होकर के निकलता था, छोटा व्यापारी भी अपमानित होता था। बहुत लोग चाहते थे कि ये चुंगी व्यवस्था खत्म हो, नहीं हो पाई, लेकिन जब नेताजी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने चुंगी व्यवस्था को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हमारे किसान और व्यापारी को जब वो देश के रक्षा मंत्री बने, उससे पहले आप लोग जानते होंगे जब कभी कोई शहीद होता था, सीमा पर हमारा जवान जब शहीद होता था, उसका केवल वर्दी पहुंच जाती थी, बेल्ट आ जाती थी, टोपी आ जाती थी, उसे वो सम्मान नहीं मिलता था जो आज मिलता है। जिस समय नेताजी रक्षा मंत्री बने, उन्होंने कहा कि जो शहीद होगा उसका पूरा सम्मान किया जाएगा और उसको पूरे सम्मान के साथ घर परिवार तक पहुंचाया जाएगा। जो अधिकारी थे, जो बड़े बड़े जनरल से लेकर के और लोग थे, उन्होंने कहा ये जो फौज में जवान है वो कई बार बहुत पहाड़ की चोटी पर शहीद हो जाते हैं, ऊंचाई पर शहीद हो जाते हैं, कभी घाटी में कोई घटना हो जाती है, कभी रेगिस्तान में, कभी सीमा में, कभी चीन के बॉर्डर पर,
तो अगर हम जवान को उसके गांव तक लेकर के जाएंगे तो हमारा देश बहुत बड़ा है। कोई जवान दक्षिण भारत का है, कोई जवान हमारे बिहार का है, कोई जवान नागालैंड का है, और अलग अलग जगह घरों से न जाने कितनी दूर पोस्टिंग होती है उनकी। अगर शहीदों को सम्मान के साथ ले जाना पड़ेगा, उनका पार्थिव शरीर अगर गांव तक पहुंचाना होगा उनके परिवार के बीच में, तो सरकार के बजट का बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। पैसा कहां से आएगा? बजट नहीं है उतना। नेताजी जानते थे, वो गांव गरीब आपके बीच से निकले थे। उन्होंने कहा कि बजट का कितना भी पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन हमारा किसान का बेटा पूरे सम्मान के साथ घर पहुंचेगा, उसके गांव में उसका पार्थिव शरीर पहुंचा जाएगा। अरे वो पैसा किसी ने लिया था? तो वो नेताजी जब रक्षा मंत्री बने थे, समय पर पहुंच जाए। अगर कहीं कोई घटना हो जाए, हमारे गरीब को, किसान को, खेत में अगर वो काम कर रहा है, कोई गरीब है, वो थाने उसको न जाना पड़े, इसलिए 100 नंबर की व्यवस्था शुरू की थी। और ये 100 नंबर हम लोग अमेरिका से लेकर के आए थे। अमेरिका से इसलिए लेकर के आए थे क्योंकि न्यूयॉर्क की जो पुलिस है सबसे जल्दी काम करती थी, जल्दी घटना पे पहुंचती थी। मैंने उस समय सरकार के एक बहुत जानकार प्रोफेसर वेंकट को सलाहकार बनाया, और मैंने उन प्रोफेसर वेंकट को सलाहकार बना करके पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, वरिष्ठ जो समझते हैं टेक्नोलॉजी को, उनको मैंने न्यूयॉर्क भेजा। न्यूयॉर्क की पुलिस कैसे काम करती वो देख करके आओ। वो ह्यूस्टन गए, अमेरिका का एक शहर है, उसमें होकर के आए। उसके बाद सिंगापुर गए, और उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश के लिए 100 नंबर वाली व्यवस्था लागू की। और इसीलिए लागू की कि गांव में अगर कहीं खेत पर, मेड़ पर कहीं झगड़ा हो जाए, आप 100 नंबर मिलाइए, पुलिस आपके पास पहुंचेगी और आपकी मदद करेगी। 100 नंबर को इस सरकार ने 112 कर दिया, 12 बार कर दिया, 112 कर दिया। हमारे मुख्यमंत्री इतनी ही फिजिक्स जानते हैं। अभी वो फिजिक्स पढ़ा रहे थे कुछ दिन पहले, जब हम लोगों ने पेंडुलम बता दिया कि पेंडुलम क्या होता है, तो उसके बाद वो पेंडुलम भूल गए। और आप सच बताना, आप जब से 100 से 112 हो गया, तब से बताओ अधिकारियों ने अपना रेट बढ़ा लिया कि नहीं बढ़ा लिया? इनकी बात नहीं कर रही, ये तो जवान, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, इनकी मजबूरी है, क्या करेंगे, नौकरी करना है। और इनके पुलिस के अधिकारियों से पूछना जो बड़े बड़े दिखाई देते होंगे कि बताओ ये 100 नंबर 112 खराब कर दी कि नहीं कर दी, पुलिस को कबाड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया। वो कबाड़ा कर दिया पुलिस। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी क्या सिखा रहे थे हमें? फिजिक्स। बोले हमारे चाचा पेंडुलम है। तो मैंने कहा पेंडुलम हम जानते ही नहीं क्या होता है पेंडुलम। बताओ, कुछ पत्रकार साथी तो जानते होंगे पेंडुलम क्या होता है। और पेंडुलम का सबसे अच्छा उदाहरण गरीब और किसान के लिए है, वो जो हम लोग झूला डालते हैं डाल पर, तो झूला सबसे अच्छा उदाहरण है। और हमने ये कहा कि हमारे चाचा बहुत पुराने राजनीति करने वाले हैं, वो ऐसा झूला झुलाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। और ये जो शादी कह रहा है पतैया, अगर कोई अच्छी पतैया ले तो बताओ, जो नौसिखिया उसमें रोता है कि नहीं रोता है? कोई नया आदमी झूले पे बैठा लो, और अगर तुम्हारे पतैया बोल गए तो तेज पतैया ले ली तो क्या होता है बताओ। और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे हम फुटबॉल खेल लेते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम क्या फुटबॉल खेल लेते हैं। और ये नौजवान जानते होंगे, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी क्रिकेट खेल रहे थे, उनका बल्ला कहीं घूम रहा था, बॉल कहीं जा रही थी।
वो तो कैसे मुख्यमंत्री जी हैं? अभी समाजवाद सिखा के गए मुख्यमंत्री जी कल मैनपुरी में। समाजवाद बोले, समाजवाद क्या है? हमने उनका पहला विधान परिषद में भाषण सुना था। अभी तो हमारा समाजवाद दूसरा बताया, हमारी पार्टी के लोगों को और दूसरा समाजवाद समझाया। और एक बार मैंने विधान परिषद में समाजवाद उनका सुना था। वो समाजवाद पे भाषण दे रहे थे कि देखो समाजवाद, ओशो ने ये कहा। मैं दंग रह गया। बताओ, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को समाजवाद पढ़ने के लिए ओशो की किताब मिली। बताओ, और हमारे मुख्यमंत्री कितने अच्छे हैं, समाजवाद सीख रहे हैं ओशो से। तो अगर समाजवाद वहां से सीख रहे हैं तो किताब पूरी भी पढ़ते होंगे वो लोग। और फिर ये कह रहे हैं कि बेचारी डिम्पल को फंसा दिया। यही अखबार में छपा है ना। पता नहीं कौन क्या बता रहा है। नहीं, ये मत कहो। अरे ऐसी बात कह दोगे हम ना भागल भूल जाएंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी को जो बताना चाहिए था वो नहीं बता के जा रहे हैं। वो जो उन्हें बात बतानी चाहिए वो नहीं बता के जा रहे हैं। बताओ, 2 बार मुख्यमंत्री जी आए, न जाने कितनी बार डिप्टी सीएम आए, क्या उन्होंने ये बताया कि किसानों को डीएपी कितने में मिल रही है? बताओ हमारे किसान भाइयों, खाद और डीएपी की हालत क्या है? क्या आपको मिल पाई? और अगर आप डीएपी लेने गए होगे तो बताओ उसमें 5 किलो की चोरी हो रही कि नहीं हो रही? और संग में आपको एक और बोतल और खरीदनी पड़ रही। बताओ, अभी तक कभी किसी ने डीएपी के संग बोतल खरीदी? बताओ डीएपी की क्या स्थिति है। और धान में फॉर्म भरे 1,26,000, 12 जिलों की 12 जिलों की भर्ती हुई, 1,26,000 फॉर्म भरे गए। नौजवान बड़ी संख्या में आया, लेकिन 2,000 नौजवानों को भी उन्होंने नौकरी नहीं दी। और अग्निवीर जैसी टेम्परेरी नौकरी है, ये परमानेंट नौकरी नहीं है, ये टेम्परेरी नौकरी है। 4 साल के बाद आकर के तुम्हें अपना आलू ही खोदना पड़ेगा, दूसरा समाजवादी पार्टी इसके पक्ष में नहीं है। समाजवादी चाहती है कि अगर आप फौज की नौकरी लेना चाहते हो तो पहले जैसी फौज की नौकरी दो। एक बार फौज में चले गए तो फिर रिटायर होकर के ही आए अपने 32-30 साल बाद। ये 4 साल बाद आपको घर भेज रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना है, अपील करना, बहुत सी बातें आप जानते हैं, हर बात को आप जानते हैं। क्या गरीबी है चरम सीमा, गरीबी चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पहुंच गई। इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता कोई है तो वो केवल समाजवादी विचारधारा, इसका कोई रास्ता नहीं है कि कोई दूसरी व्यवस्था से हम इन चीजों से लड़ सकते। ये बीजेपी के लोग गरीबों के नहीं हैं, किसानों के नहीं हैं। अगर ये गरीब और किसानों के होते तो बड़ी बड़ी कंपनियों को न बेच देते जो सरकारी थी। नौजवानों सोचना, ये जितनी बड़ी संस्थाएं थी सब बेची जा रही हैं, और जब संस्थाएं प्राइवेट हो जाएंगी तो बताओ आपको नौकरी कहां से मिलेगी? ये प्राइवेट होती चली जाएंगी तो सरकार के हाथ में नहीं बचेंगे। कभी इस देश में अंग्रेज आए थे और एक कंपनी के बहाने आए थे, कारोबार करने के बहाने। एक केवल कानून लाए और वो प्राइवेट कंपनी सरकार बन गई। जो लोग कारोबार करने आए थे अंग्रेज, वो सरकार नहीं पहले आई थी, पहले कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और एक कानून ने उन्हें सरकार बना दिया था जो लंदन में पास हुआ था। ये बीजेपी के लोग धीमे धीमे सब कुछ बेच दे रहे हैं। ये सरकार को कंपनी बनाना चाहते हैं और कंपनी बना करके कुछ लोगों के हाथ में सब कुछ देना चाहते हैं। हो सकता है 2-3 दिन पहले की खबर पड़ी हो ना पड़ी हो किसी ने। अभी बंबई में एक बहुत बड़ा सौदा हुआ है।
एनडीटीवी वाला सौदा तो सब जान गए, क्योंकि बीजेपी के लोग प्रचार पे ज्यादा यकीन करते हैं, प्रोपेगेंडा पे ज्यादा यकीन करते हैं, झूठे प्रचार पे ज्यादा भरोसा करते हैं। ये पत्रकार साथी जानते होंगे, आज तक नाम नहीं लिया उन्होंने। योगी जी नहीं ले पाएंगे। और जब चुनाव था, पिछला चुनाव था, तो हमारे गरीबों को चना दिया जा रहा था। बताओ हमारे गरीबों को चना कहां चला गया? नमक दे रहे थे। नमक मिल रहा था आपको कसम दिलाने के लिए। बताओ आपको नमक मिला था कि नहीं मिला था? और आप लोग गरीब हैं, सीधे साधे लोग हैं, आप इनकी चाल में समझ ही नहीं पाए। ये लोगों ने क्या किया, नमक ऐसे भर लाए समुद्र के किनारे से। कभी समुद्र के किनारे नमक बनते देखा आपने? नहीं देखा होगा। ये लोगों ने, बीजेपी वालों ने बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए वहां पे। समुद्र का पानी आया, उसमें भर गया, एक हफ्ते में पानी सूख गया, जो बचा वो नमक था, और वही इन्होंने पैक किया और गरीबों को बंटवा दिया उत्तर प्रदेश से। तभी आपने देखा होगा उसमें बालू भी आई, कांच भी आई। बताओ आपको ये पता था कि नमक कैसे बनता है? और ये बात अगर मैं सही नहीं कह रहा हूं तो आप जानकारी कर लेना। इन बीजेपी वालों से पूछना कि तुम नमक बना के कहां से लाए। आपको रिफाइंड तेल दे दिया, रिफाइंड तेल वो मिलावट वाला तेल था। विदेश से पाम ऑयल लाए, सरसों का तेल सड़ा हुआ मिला दिया, और सोयाबीन तेल मिला करके तेल रिफाइंड आपको दिया। और अब कहाँ है बताओ? सुनने मारा गेहूं भी काट लिया उन्होंने गरीबों ने। बताओ गरीब आप हो, किसान हो, गांव के रहने वाले लोग, बताओ सर्दियों में चावल कौन खाता है? ये आपको बीमार करने के लिए चावल देते, बीमार करने के लिए। और वो लाल लाल सिलेंडर जो गरीबों को दिया, जब शहरों से खाली हो गए सिलेंडर, तो इन बीजेपी वालों ने फंसवा करके हमारे गरीबों को बांट दिए। गरीबों को लगा कि ये बहुत बड़ा फैसला है सरकार का, सरकार घाटे में न चली जाए, इसलिए बताइए सिलेंडर कितने में भरा जाता है? हमारी माताओं बहनों सिलेंडर किनारे रख दिया, कुछ लोगों ने उसमें सामान रख दिया, और कुछ लोग अपना बैठ कर उसमें खाना खाते हैं, किसी चाय पीते के। सोचिए आप। और डीजल पेट्रोल कितना महंगा कर दिया, कहां पहुंचा दिया डीजल पेट्रोल। ये हमारे नौजवान, बताओ इनकी सरकार में कौन सी नौकरी मिल रही है? अगर कोई नौकरी मिली हो तो बता दो। आपके पड़ोस में अभी फौज की भर्ती हुई थी, अग्नि का सपना है मुख्यमंत्री बनना। तभी मैंने कहा कि अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हो तो बनाएंगे नहीं, तो 100 विधायक ले आओ, 100 हमारे लिए जब 100 तुम लेके आओगे तो नहीं बनना है ना। समाजवादी पार्टी की तो आप बताओ उनके विधायक कहाँ हैं? समाजवादी पार्टी की कई कार्यकर्ता और बीजेपी वाले कह रहे कि बुरा फंसा दिया इसको। जो प्रत्याशी बीजेपी का है, बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं यार बुरा फंसा दिया। आप पता करो ये बात सच है कि नहीं। आप किसने भी पूछाइए, चलो हमारे लिए तो नया क्षेत्र है, मान लो हम तो नई बार मिलने लोगों से, लेकिन आप पता करो बीजेपी वाले खुद कह रहे कहाँ फंसा दिया चुनाव में। प्रत्याशी ठीक नहीं है, बाहर से कुछ तो समाजवादी पार्टी के लोग रुके हुए नहीं। देखिए जो नियम है वो हमारे लिए भी नियम वही है, बीजेपी के लिए भी नियम वही है। और बीजेपी के होंगे तो वो भी निकाले जाएंगे, हमारे होंगे वो जा रहे हैं। भाई हमारा तो घर गांव है ना। कल योगी भैया कल योगी जी आए थे, उन्होंने भरी सभा में कहा डिम्पल जी को उतारा जाता है केवल चुनाव हराने के। वो जानते नहीं, मतलब फिजिक्स पढ़ा रहे क्या जानते हैं उनके बारे। डिम्पल पहले एमपी रह चुकी है 2 बार, तो उनके बारे में ये कहना गलत बात है। एक महिला के बारे में विचारी कहना, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना ये ठीक बात नहीं है। और बीजेपी को शोभा नहीं देता, और खासकर योगी को शोभा नहीं देता। अगर कोई योगी है तो उसको इस तरह किसी महिला के लिए नहीं बोलना चाहिए। जी आप योगी मानते हैं? नहीं, हम तो एक ही परिभाषा जानते हैं गीता की,
गीता में जो लिखा गया, योगी के बारे में कहा गया, जो दुख को दुख समझे, जो दूसरे का दुख समझे, वो योगी होता है। और माया में रह के माया से दूर हो, वो योगी होता है। क्या ये आपका हमारा दुख समझ रहे हैं? नहीं समझ। देखिए डिम्पल जी का हार कितना आंकड़ा, कितने वोटों पर आएगा आपको? देखिए वो जीतने वाले समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी को हर वर्ग का वोट मिला और पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग जुड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। आप ये देखिए पूरा समाज है, आप वहां से यहाँ तक देख लो, पूरी नजर देखिए आप। अगर आपको कैमरे में ये नहीं दिखाई दे रहा तो हम क्या बताएं? अब इनके हाथ थक गए हैं, इनके मालिकों के फोन आ गए वो जो उन्हें बात बतानी चाहिए वो नहीं बता के जा रहे। बताओ, 2 बार मुख्यमंत्री जी आए, न जाने कितनी बार डिप्टी सीएम आए, क्या उन्होंने ये बताया कि किसानों को डीएपी कितने में मिल रही है? बताओ हमारे किसान भाइयों, खाद और डीएपी की हालत क्या है? क्या आपको मिल पाई? और अगर आप डीएपी लेने गए होंगे तो बताओ उसमें 5 किलो की चोरी हो रही कि नहीं हो रही? और संग में आपको एक और बोतल और खरीदनी पड़ रही है। अभी तक कभी किसी ने डीएपी के संग बोतल खरीदी? बताओ डीएपी की क्या स्थिति है? और धान खरीद का कहीं सरकारी केंद्र खुला हो तो बता दे हमें एक जगह पर। और ये मुख्यमंत्री जी क्या ये बता के गए कि जब बिजली का बिल गरीब के पास आता है तो बिजली का बिल का और गरीब को करंट लगता है। बताओ करंट लगता कि नहीं लगता? जब बिजली बनाई नहीं, केवल बिजली महंगी की इन्होंने। और आज तक 5 साल हो गए, लगभग 2.5-3 साल हो गए इस प्लांट को लगते लगते। जीटी रोड पे आपने देखा होगा, दाईं तरफ बराबर पे बहुत बड़ा बिजली का कारखाना लगाना शुरू किया था हमने, अभी तक पूरा नहीं किया। और अगर पूरा कर लिया होता तो मैं यकीन से कह सकता हूं आपको इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। 24 घंटे बिजली आती है आपकी। और ये बिजली का कारखाना क्यों लगाएंगे? अगर उनके मुंह से आज तक बिजली के कारखाने का नाम सुना हो तो बता दो हमें। आज तक बिजली के कारखाने का नाम सुना हो तो बता दो। ये जो अधिकारी लोग कभी कभी लाठी घुमाते हैं सरकार के कहने से, ये बताते हैं कभी नाम सुना हो तो? बिजली तो आप भी इस्तेमाल करते होंगे। बताओ 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, कभी बिजली के कारखाने का नाम लिया हो तो बता दो। 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट आज तक नाम नहीं लिया उन्होंने। योगी जी नहीं ले पाएंगे। और जब चुनाव था, पिछला चुनाव था, तो हमारे गरीबों को चना दिया जा रहा था। बताओ हमारे गरीबों को चना कहां चला गया? नमक दे रहे थे। नमक मिल रहा था आपको कसम दिलाने के लिए। बताओ आपको नमक मिला था कि नहीं मिला था? और आप लोग गरीब हैं, सीधे साधे। जो पैसा मिल रहा है उसमें कहां से कपड़े आ जाएंगे बच्चों के? बताओ आज की महंगाई में कितना अकाउंट में पैसा भेज रहे आप? प्राइमरी हमारी पढ़ाई बर्बाद कर दी इन्होंने, न किताबें, न खाना, न कुछ। और आज भी स्कूल में वही बर्तन है, बच्चों के पास वही थाली, वही गिलास है जो कभी समाजवादी सरकार में उन्हें दिया गया था। ये सरकार ने दूसरी थाली और दूसरी गिलास भी खरीदा। इनके बच्चों के स्वेटर खरीदे हुए साइज के नहीं है, पता नहीं कौन सा साइज कहां से लेके आते हैं। और स्वेटर बटे ही नहीं, बटे हो स्वेटर तो बता दो हम, जूते बटे हो तो बता दो, ड्रेस बटी हो तो बता दो। और प्राइमरी की हालत क्या देख लीजिए आप। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी हारती है तो वो प्रशासन का सहारा लेगी, झूठ का सहारा लेगी, फरेब का सहारा लेगी,
क्योंकि बीजेपी हारने जा रही है। बीजेपी और इसलिए नहीं जीत पाएगी क्योंकि वो जानते हैं कि हर विधानसभा इस बार समाजवादी को जिता रही है। नहीं, इसलिए साथियों हम आपसे निवेदन करने आ रहे हैं, हम सब लोग अपील करने आपसे आए हैं। ये जितने लोग मंच में बैठे हैं इन्होंने आपको समय समय पे बताया होगा कि हम लोग कितना बदलाव चाहते हैं। ये तमाम सपने दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनका हर सपना झूठा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हर सपना झूठा है। आप पहले दिन से गिनिए आप इनकी योजनाएं, बताओ कितनी लागू की इन्होंने। अगर 15 लाख पहुंचा हो आपके अकाउंट में तो बता दो हमें। और याद कीजिए जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी, इन्हीं बीजेपी के लोगों ने कहा कि अगर नोटबंदी हो जाएगी तो काला धन वापस आ जाएगा और भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। उस समय भी हम लोगों ने कहा, आज भी हम कहते हैं कि काला धन जो है, काला धन कोई रुपए में नहीं होता, ये हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है, वो होता है भ्रष्टाचार। इन्होंने रुपए बंद कर दिए। बताओ रुपए बंद करने के बाद फायदा किसका हुआ? बताओ गरीबों, आपको फायदा हुआ क्या नहीं हुआ? आपके सब पैसे निकलवा के जमा करा